प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेश चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पूर्व की 2 वीडियो में हमने आंकड़ों के प्रकार और सांख्यिकीय विधियों के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो हमारी है वितरण मानचित्रों के ऊपर। आज की वीडियो हमने बनाई है वितरण मानचित्र क्या होते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है, किस प्रकार से वितरण मानचित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखिए, वितरण मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और अमात्रात्मक। अमात्रात्मक प्रकार की जो विधियों के द्वारा बनाए गए मानचित्र हैं, वितरण मानचित्र हैं, वो गुण प्रधान मानचित्र कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें देखने से घनत्व की भिन्नता का बोध नहीं होता। इसके विपरीत मात्रात्मक विधियों की सहायता से बनाए गए वितरण मानचित्रों को सांख्यिकीय मानचित्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा या घनत्व की क्षेत्रीय भिन्नता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की विधियां हैं, मात्रात्मक और अमात्रात्मक। मात्रात्मक विधियां वो हैं जिनमें सांख्यिकीय आंकड़ों की सहायता से किसी वस्तु के मूल्य, मात्रा और घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। उन्हें मात्रात्मक विधियों के द्वारा बनाए गए वितरण मानचित्र कहा जाता है। और जहां पर वितरण मानचित्रों में केवल गुण प्रधान मानचित्रों में उनको देखने से किसी प्रकार के घनत्व की भिन्नता का बोध नहीं होता, उन्हें अमात्रात्मक विधियों से बनाए गए वितरण मानचित्र कहा जाता है। ये देखिए, वितरण मानचित्र बनाने की 2 प्रकार की विधियां हैं, अमात्रात्मक और मात्रात्मक। अमात्रात्मक जो विधियां हैं उनमें यहाँ पर नाम देखिए क्रम से, रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि, नामांकन विधि आदि। उसी प्रकार से मात्रात्मक जो विधियां हैं उन विधियों में वर्णमात्री विधि, सममान रेखा विधि, बिंदु विधि और आरेखी विधि। अब इनका जो भी प्रमुख अंतर है, उन अंतरों को हम आगे आने वाली स्लाइड में देखते हैं कि अमात्रात्मक और मात्रात्मक विधियों के बीच में क्या क्या प्रमुख अंतर हैं। ये देखिए, सबसे अमात्रात्मक जो विधियां हैं, उन अमात्रात्मक विधियों में जो प्रमुख है वो है आपकी रंगारेख विधि। ठीक है, कलर पैच मेथड। वितरण मानचित्र बनाने की इस विधि में रंगों के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तु अथवा तत्वों का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि को रंगक मानचित्र, रंगारेख मानचित्र अथवा कोरोक्रोमैटिक मानचित्र भी कहा जाता है। प्राकृतिक, राजनैतिक, प्रशासकीय प्रदेशों के विस्तार, भूमि उपयोग, मिट्टी, वनस्पति के प्रकार आदि को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा आप राजस्थान, भारत अथवा संसार के जो भी प्राकृतिक मानचित्र देखते हो और उन प्राकृतिक मानचित्रों में वनस्पति के प्रकार, मिट्टियों का वर्गीकरण, ये वाले जो मानचित्र जब आप देखते हो तो वहां पर अलग अलग रंगों में पूरे संसार को अथवा समस्त क्षेत्र को अलग अलग रंगों के द्वारा भर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो मानचित्र हैं उन मानचित्रों को कोरोक्रोमैटिक मानचित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पर अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये देखिए यहां पर, ठीक है, ये इंग्लैंड का मानचित्र है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, आपको उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर शेड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में देखिए
अलग अलग प्रकार के कृषि प्रारूपों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंग अथवा शेडों का प्रयोग किया गया है। दूसरी जो विधि है वो है वर्ण प्रतीकी अथवा कोरो स्केमेटिक या सिंबल विधि। ठीक है, सिंबल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वितरण या खनिजों का वितरण ये हम सिंबल के माध्यम से जब प्रदर्शित करते हैं तो उस विधि को वर्ण प्रतीकी विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस विधि में प्रतीक अथवा चिन्हों के द्वारा मानचित्र में किसी वस्तु का वितरण दिखलाया जाता है और ये जो वितरण है इस वितरण को दिखाने के लिए 3 प्रकार के जो प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है ज्योमेट्रिकल सिंबल, ज्यामितीय प्रतीक। जैसे आपने ज्योमेट्री में गणित में पढ़ते हो बिंदु, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, आयत, तो इस प्रकार के ये जो जितने भी ज्योमेट्रिकल सिंबल हैं, ज्योमेट्रिकल प्रतीक हैं, इन सभी प्रतीकों का किसी भी वस्तु के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए इन ज्योमेट्रिक सिंबल का उपयोग किया जाता है। दूसरी जो चिन्ह है वो है चित्रमय प्रतीक। चित्रमय अर्थात जिस वस्तु का आपको वितरण दिखाना है उसी वस्तु से मिलती जुलती आकृति को आप चित्र के रूप में मानचित्र के अंदर दिखा रहे हो। जैसे चाय के क्षेत्रों को दिखाने के लिए चाय की पत्तियां दिखा देते हैं, गन्ने के उत्पादन को दिखाने के लिए गन्ने का एक चित्र बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वस्तु के वितरण अथवा उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु से मिलता जुलता कोई भी चित्र प्रतीक के रूप में हम दिखाते हैं। तीसरी जो विधि है मूलाक्षर विधि। मूलाक्षर विधि में किसी वस्तु के नाम, जो भी उसका इंग्लिश में जो नाम होता है, उस नाम के प्रथम अक्षर को उस वस्तु का प्रतीक मानकर, चिन्ह मानकर मानचित्र में यथास्थान पर लिख देते हैं। जैसे चाय का उत्पादन है, टी का है, तो टी में टी के द्वारा उसको दिखा दिया, टी बना दिया सब जगह। शुगर है तो शुगर का उत्पादन दिखाने के लिए आपने एस बना दिया वहां पर। तो इस प्रकार से उस वस्तु का जो नाम है उस नाम के प्रथम अक्षर को प्रतीक चिन्ह मानकर मानचित्र पर उसके उत्पादन को प्रदर्शित किया जाता है। चौथी जो विधि है वर्ण प्रतीकी विधि में प्रदर्शित करने की, वो है नामांकन विधि। पिछली जो तीनों विधियां थी, ज्यामितीय प्रतीक, चित्रमय प्रतीक और मूलाक्षर प्रतीक, यहां पर प्रतीक चिन्ह बनाए थे, जबकि नामांकन विधि में किसी प्रकार का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनाना, कोई इंडेक्स भी नहीं बनाना। यहां पर वस्तुओं के पूरे नाम मानचित्र पर यथास्थान लिख दिए जाते हैं। ये वर्ण प्रतीकी जो मानचित्र है उस मानचित्र का एक उदाहरण है आपके सामने। यहां पर देखिए, ये विनिर्माण उद्योग इंग्लैंड का एक मानचित्र है और इस मानचित्र में जितने भी उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिकल सिंबलों का और मूलाक्षर प्रतीक हैं, उन सभी प्रतीकों का उपयोग किया गया है और इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से यहाँ पर ये वर्ण प्रतीकी जो मानचित्र है उस वर्ण प्रतीकी मानचित्र को तैयार किया गया है। आगे है वर्णमात्री विधि। वर्णमात्री विधि अथवा कोरोप्लेथ। कोरोप्लेथ मानचित्र, इसे छायित मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का जो मानचित्र होता है वो भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की
प्रति इकाई क्षेत्र औसत संख्या या प्रतिशत मूल्य, जैसे जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, कृषि भूमि का प्रतिशत अथवा किसी फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन दिखलाता है। उदाहरण के तौर पर यह आपके सामने चित्र है, ठीक है। तो इस चित्र को पूरे जो भारत की जनसंख्या थी उस जनसंख्या को विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की शेड के माध्यम से जनसंख्या के घनत्व को अलग अलग राज्यों के अनुसार प्रदर्शित किया गया है। अगली विधि है सममान रेखा विधि। समान रेखा विधि अर्थात आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ या समान रेखाएं क्या होती हैं, इसमें देखिए, मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य अथवा घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सममान रेखाएं कहलाती हैं। सममान अर्थात समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सममान रेखाएं अथवा आइसोप्लेथ कहलाती हैं। इस परिभाषा के अनुसार विभिन्न प्रकार की आइसोप्लेथ या सममान रेखाएं भूगोल में हम उपयोग में लेते हैं, जिनमें प्रमुख हैं समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समोच्च रेखाएं, समदिक्पाती रेखाएं, समलवण रेखाएं, सममेघ रेखाएं, समभूकंप रेखाएं। तो ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग भौगोलिक जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सममान रेखाओं की हम रचना करते हैं और मानचित्र पर उन्हें प्रदर्शित करते हैं। अगला जो वितरण मानचित्र है वह है बिंदु विधि अथवा डॉट मेथड। वितरण मानचित्र बनाने के लिए बिंदु विधि के अंतर्गत वितरण मानचित्र बनाने की ये जो विधि है, इस विधि में हम किसी भी कार्य के लिए एक बिंदु का कोई निश्चित मान निर्धारित कर लेते हैं। जैसे कोई भी एक डॉट है, उस डॉट का आपने एक निश्चित मान निर्धारित कर लिया कि इस मानचित्र के अनुसार यहाँ पर हमने दिखाया है कि एक डॉट का मतलब है 500 हेक्टेयर, ठीक है। तो एरिया अंडर राइस, इस मानचित्र में दिखाया गया है कि चावल की फसल के अंतर्गत यूपी में कितना एरिया चावल की फसल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और एक बिंदु के अंतर्गत हमने 500 हेक्टेयर को प्रदर्शित किया गया है। तो जहां पर ये बिंदुओं का घनत्व अधिक है वहां पर चावल की फसल का उत्पादन या चावल की फसल के अंतर्गत भूमि का उपयोग सर्वाधिक है, और जहां पर बिंदुओं के बीच की दूरी अधिक है, जैसे दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिंदुओं का घनत्व कम है, तो यहाँ पर चावल के अंतर्गत भूमि का उपयोग कम है। तो इस प्रकार से आंकड़ों को बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया जाता है। बिंदु विधि के दो प्रकार हैं। बिंदु विधि आपकी जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए भी काम में ली जाती है, और बिंदु विधि के यहाँ पर दो प्रकार हैं, क्षेत्रीय अथवा स्टिल्जन बोर विधि। इस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिंदुओं के द्वारा तथा नगरीय जनसंख्या को वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो विधि है स्टिल्जन बोर विधि, ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जहां ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है और उसी मैप में, समान मैप में नगरीय जनसंख्या को, शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुओं के स्थान पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के वृत्त बनाए जाते हैं। प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित नगर की जनसंख्या के अनुपात में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वृत्तों का जो आकार होता है, उस वृत्तों के आकार के आधार पर उस नगर की जनसंख्या हमारे सामने प्रकट होती है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं के घनत्व के द्वारा वहां पर प्रकट किया जा सकता है। दूसरी जो विधि है बिंदु विधि के अंतर्गत,
वो है आयतनी अथवा स्टैंडी-गियर विधि। जो पिछली विधि थी स्टिल्जन बोर विधि, उसी से मिलती जुलती विधि है, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर जो स्टिल्जन बोर विधि में नगरीय जनसंख्या को आपने किसके द्वारा दिखाया था? वृत्तों के माध्यम से। अब स्टैंडी-गियर विधि में नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम गोलों का इस्तेमाल करते हैं, स्फीयर। ठीक है, तो इन गोलों के जो अर्धव्यास हैं, वो अर्धव्यास को ज्ञात करने की विधि उसी प्रकार से रहेगी जैसे हम गोलीय आरेख बनाते हैं। उस गोलीय आरेख में गोले का आकार या अर्धव्यास को ज्ञात करने की जो हमारी विधि है, उसी विधि से यहाँ पर भी गोले बनाते हैं। और नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए गोला बनाया जाता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ भी बिंदुओं का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये देखिए, तुलना कर सकते हैं आप। ऊपर की तरफ ये जो विधि है ये स्टिल्जन बोर विधि है, और नीचे वाले जो चित्र में है स्टैंडी-गियर विधि। यहाँ पर जो बिंदु हैं पूरे दोनों मानचित्र में, ऊपर और नीचे वाले में देखिए, जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के माध्यम से इस मानचित्र में ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है, जबकि नीचे वाले मानचित्र में गोलों के द्वारा और ऊपर वाले मानचित्र में वृत्तों के माध्यम से शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो इन दोनों मानचित्रों का जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो तो ये भी देख सकते हो कि गोले अपेक्षाकृत कम स्थान घेरते हैं, जबकि ऊपर के मानचित्र में देखिए वृत्त जो हैं वो गोलों की तुलना में ज़्यादा स्थान को घेर रहे हैं। तो स्टैंडी-गियर विधि जो है वो स्टिल्जन बोर विधि की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा स्पष्ट है जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही है। आगे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार का कोई आपको सुझाव देना हो मेरे वीडियो से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम लगातार निरंतर कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियो आपके लिए और भी आसान रहें, आपको समझ में आए आसानी से। फिर भी यदि हमारी तरफ से कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो उसे निरंतर सुधार करेंगे, ताकि आपके लिए ये वीडियो अधिक से अधिक फ़ायदेमंद साबित हों। कोरोना में ये जो पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार ऑनलाइन वीडियो देखते रहिए, जिससे आपकी जो पढ़ाई है निरंतर जारी रहे। धन्यवाद।